Good morning, good morning. Good morning, all of you. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है क्या? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? इको वगैरह तो नहीं आ रहा? ऑडियो वीडियो वगैरह कंफर्म कर दें, फिर हम शुरू करें क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नीपम वगैरह हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। रुको, पहले चाय पी ली जाए फिर शुरू करें। तो नीपम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब ये जो आप देख रहे हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए नीपम प्रोग्राम है, सीपम सेल बनी, तो ये सब प्रमोशन के लिए कोई इंडिया की पॉलिसी होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए स्कूल में बच्चों को अवेयर करना, कॉलेज में अवेयरनेस लाना, आप ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अवेयरनेस, इंडिया में इस काम को बढ़ाया जाए। इसकी जो शुरुआत हुई है ये 2016 में हमारी नेशनल आईपीआर पॉलिसी बनी थी, उसके तहत है ये सब। 2016 के बाद से जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो हमारी नेशनल आईपीआर पॉलिसी का हिस्सा है। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 ये पॉलिसी हमारी थी। इसी के बाद आप देख रहे हो कई सारे प्रोग्राम वगैरह चले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए, लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना। तो अब क्या है हमारा अपना नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैंने बताया प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज में है, कहीं ना कहीं पूछ बैठेगा कि हमारी अपनी पॉलिसी इंडिया की नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 क्या कह रही है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर ये तो समझ आ रहा होगा नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 क्या कह रहा होगा। इंडिया में आईपीआर को प्रमोट करने के लिए कह रहा होगा, लोगों को आईपीआर के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। हर चीज रटनी नहीं है, आप अपने आप सोचो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इनोवेशन हो रहे हैं, 5G 6G आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है। तो लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, एक प्रमोशन तो इसका मोटिव होगा ही होगा। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस वगैरह को भी जोड़ना, वहां पर भी प्रोग्राम चलाए जाएं, यही इसके मोटिव होंगे। तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 क्या कहता है, अब हम पढ़ना शुरू करें। The National IPR Policy 2016 was adopted in May 2016 as a vision document to guide future development of IPR in our country. फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ, अब इसमें रटने की बात ही नहीं है, आईपीआर का विजन ही यही है, आईपीआर को प्रमोट करना। It sets in place an institutional mechanism for implementation, monitoring and review. Implementation, monitoring and review. It aims to incorporate and adopt global best practices. मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधित जो वर्ल्ड लेवल पर काम हो रहा है, कैसे उसको अपने भी सिस्टम से जोड़ा जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी ग्लोबल अच्छे काम हो रहे हैं, कैसे उनको अपने यहां भी शामिल किया जाए। और सीपम में आपने ये नाम पढ़ा भी था, सीपम में आपने टैगलाइन ये पढ़ी थी, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। वो नेशनल आईपीआर पॉलिसी का उद्देश्य है, मिशन है। सीपम में आपने यही टैगलाइन पढ़ी थी, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, यही नाम आपने सीपम की टैगलाइन में भी देखा था। अब क्या क्या इस पॉलिसी के अचीवमेंट हैं,
क्या क्या इसमें काम हुआ? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो हमारा है स्ट्रेंथन करना, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहां से जारी किए जा रहे हैं, संस्थाएं जो काम कर रही हैं, कैसे उनको मजबूत किया जाए, कैसे उनको स्ट्रेंथन किया जाए। तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी इंडिया में आईपी को प्रमोट करना और हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को मजबूत करना। तो पहला इसका अचीवमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, नेशनल आईपीआर पॉलिसी 16 में पहला पॉइंट। The administration of Copyright Act 1957, IC Design 2000 has been transferred to DIPP. This has enabled an integrated approach. मतलब डिपार्टमेंट्स के अंदर किस तरह से काम किसको बांटा जाए, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके और स्ट्रेंथन किया जा सके, जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। स्ट्रेंथनिंग का क्या मतलब है? आईपी रिलेटेड जो कमियां हैं या कोऑर्डिनेशन करने की बात है डिपार्टमेंट के बीच में, उसको बेटर किया जाए। कोई चीजें अगर आईपी में अभी तक हमारे पास सिस्टम नहीं है, उसको कैसे डेवलप करें। उसके अलावा जितने एप्लीकेशन वगैरह आए हुए हैं, बल्क में जो एप्लीकेशंस हैं, कैसे उस बैकलॉग को क्लियर करें, कैसे बैकलॉग को क्लियर करें, जो पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है, कैसे उसको स्पीड से निपटाया जाए। कई सारी चीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस दे दिए जाएं, पेपर वर्क पर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा ना रहें। तो वेरियस स्टेप अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑगमेंटेशन ऑफ टेक्निकल मैन पावर, देखो लिखा है ना, टेक्निकल मैन पावर को हायर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करना, अभी भी वही चल रहा है। और आईपी एप्लीकेशन की जो पेंडेंसी है, कैसे उसमें कमी लाई जाए, क्योंकि नए पेटेंट आते जा रहे हैं, नए एप्लीकेशन आते जा रहे हैं, तो पुराने वाले को कैसे क्लियर करें। ट्रेडमार्क के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है, पेटेंट के लिए आ रही है, तो कैसे बैकलॉग खत्म करना है। तीसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे मोटिवेट इनकरेज किया जाए कि और फाइल करो, आईपी फाइलिंग को बढ़ावा दिया जाए। आईपी का जो प्रोसेस है उसको रीस्ट्रक्चर करना, आईपी का जो प्रोसेस है उसको रीस्ट्रक्चर करना और ज्यादा इफेक्टिव बनाना, टाइम बाउंडेड मैनर में, और जल्दी से जल्दी लोगों को क्लियरेंस मिल पाए, यूजर फ्रेंडली बनाना। आईपी प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है कैसे इसको बेटर करना। तो एक्सपीडाइट एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट इज नाउ परमिटेड, वही लिखा है कि एप्लीकेशन आए तो तेजी से कैसे जल्दी निपटाया जाए, कम से कम टाइम में क्लियर कर दे, पेटेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो स्ट्रीमलाइन करना प्रोसेस को, मतलब यूजर फ्रेंडली, आसान करना। क्रिएटिंग आईपीआर अवेयरनेस, आईपीआर के लिए लोगों को अवेयर करना, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में प्रोग्राम चलाना, सेमिनार करना, कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्युनिकेट करना, टाई अप करना इंडस्ट्रीज वगैरह के साथ भी। तो ओवरऑल कैसे प्रमोट किया जाए। जैसे पुलिस किसी मामले में किसी को पकड़ रही है, तो पुलिस को भी जानकारी जरूरी है आईपी की। अब आप थाने में जा रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है, इस पे केस दर्ज करिए, तो पुलिस को खुद को ही नहीं पता होगा आईपी का क्या मतलब है, तो क्या काम करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जुडिशियरी, पुलिस, इन लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी तो कोई कार्रवाई हो पाएगी। तो आईपीआर का अवेयरनेस स्कूल के बच्चों को, कॉलेज वालों को, पुलिस को, जुडिशियरी को, कस्टम को, इन लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट जिनका काम है। तो आईपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए गए 200 से ज्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, रूरल एरिया में भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा इंडस्ट्री के लिए, पुलिस के लिए, कस्टम के लिए, जुडिशियरी के लिए, सबको जोड़ा जा रहा है। आईपीआर को स्कूल सिलेबस में जोड़ना, आईपीआर को स्कूल के सिलेबस में जोड़ना। तो कंटेंट ऑन आईपीआर हैज बीन इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी करिकुलम ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का टॉपिक उनके एनसीईआरटी सिलेबस में जोड़ दिया गया। उसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सपोर्ट सेंटर बनाए जाएं, सपोर्ट सेंटर बनाए जाए जहां से कोई भी हेल्प जिसको चाहिए हेल्प मिल पाए यहाँ से। तो फिजिकल सेंटर भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर भी डेवलप किए जाए। जो टेक्निकल सपोर्ट देने की बात है उसके लिए डेडिकेटेड सेंटर होने चाहिए। तो वाइपो से कंजंक्शन करते हुए, जैसे वाइपो में भी ये नियम है, कुछ सेंटर एस्टेब्लिश हुए भी इंडिया में इसके लिए। उसके अलावा आईपीआर टूलकिट फॉर पुलिस, आईपीआर इन्फोर्समेंट टूलकिट फॉर पुलिस, आईपीआर इन्फोर्समेंट टूलकिट, इसको तैयार किया गया पुलिस ऑफिशियल्स को असिस्ट करने के लिए आईपी क्राइम को समझने में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम के मामलों को समझने में, ट्रेडमार्क काउंटरफिटिंग के मामले, कॉपीराइट पायरेसी के मामले। ये टूलकिट के माध्यम से पुलिस को मदद मिलेगी इनको समझने में। ठीक है, तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 के क्या अचीवमेंट रहे।
क्या उसका मेन उद्देश्य रहा? आप इजीली बता पाएंगे? मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार। मोटे मोटे तौर पर जहां जहां आईपी की जरूरत है, ध्यान देकर हर जगह उसको लाना। अब इसको रीड करो। नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016। द नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 मई मंथ में अडॉप्ट की गई, जिसका विजन क्या है, जिसका उद्देश्य है आईपीआर का फ्यूचर डेवलपमेंट इंडिया में। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली आईपीआर में काम हो रहा है, इंडिया को भी कैसे सिंक किया जाए, इंडिया भी कहीं रेस में पीछे ना रह जाए। तो ग्लोबली आईपीआर में जिस तरह से काम हो रहे हैं, कैसे इंडिया भी रेस में बना रहे, हम भी कैसे एडवांसमेंट करें इसमें, ये हमारा मोटिव है। तो द नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 मई मंथ में अडॉप्ट की गई आईपीआर के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। तो इट सेट्स इन प्लेस एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 इट सेट्स इन प्लेस एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करना कि आईपीआर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, रिव्यू किया जाए। इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, रिव्यू, ये रहा। फिर वही लिखा है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो फॉलो हो रही हैं, कैसे उनको इंडिया से भी जोड़ना है। ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं आईपी के क्षेत्र में, कैसे इंडिया को भी उससे कनेक्ट किया जाए। ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो फॉलो हो रही हैं, कैसे इंडिया को भी उससे कनेक्ट किया जाए। मिशन क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, ये इसका मिशन है, जो कि सीपम के टैगलाइन में भी हमने देखा था। क्या क्या इसके अचीवमेंट रहे? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन करना। तो हमारा जो ये कॉपीराइट एक्ट है या जो भी ये डिजाइन एक्ट है, सर्किट एक्ट है, कहीं किसी में कमी रह गई है तो संस्था को कैसे मजबूत किया जाए कि उसमें कोई लूप होल ना हो। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाए कि कहीं कोई लूप होल ना हो, प्रॉपर काम डिस्ट्रीब्यूटेड हो ताकि स्मूथली फंक्शनिंग हो सके और इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो बैकलॉग, जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है, कैसे उनको निपटारा किया जाए, तेजी से उनको निपटाया जाए और नए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग के लिए लोगों को इनकरेज किया जाए। पेंडिंग एप्लीकेशन कैसे स्पीड से निपटे, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का भी सहारा ले सकते हैं। आईपी फाइलिंग को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में और आगे आए। आईपी प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, उसको रीस्ट्रक्चर करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो और तेजी से एप्लीकेशन निपटाई जाए। ये जो पूरा सिस्टम है, पूरी प्रोसेसिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, एक आम व्यक्ति भी उसको समझ सके, यूजर फ्रेंडली हो, लोग ऑनलाइन माध्यम वगैरह से भी अप्लाई कर सके, दौड़ भाग कम से कम हो और एक्सपीडाइट किया जाए प्रोसेस को, जल्दी से जल्दी लोगों को अप्रूवल मिल सके। आईपीआर के लिए लोगों को जागरूक करना, स्कूल, कॉलेजेस, जुडिशियरी, पुलिस, इन सब लोगों को इसकी जानकारी होना, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग इससे कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। स्कूल कॉलेज के बच्चे आगे जाके स्टार्टअप वगैरह में काम करेंगे, कोई रिसर्च वगैरह में जाएंगे, उनको पता होना चाहिए। पुलिस, जुडिशियरी वगैरह को पता होना चाहिए, इस तरह के मामले उनके सामने आएंगे तो कैसे डील करें। स्कूल सिलेबस में आईपीआर को जोड़ना, कॉमर्स का जो कोर्स, कॉमर्स वाले में एनसीईआरटी की बुक्स में इसको सिलेबस में ऐड करना। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सपोर्ट सेंटर बनाए जाएं किसी प्रकार की मदद के लिए, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट सेंटर भी होने चाहिए। उसके अलावा आईपीआर इन्फोर्समेंट टूल किट फॉर पुलिस, एक डेडिकेटेड टूल किट प्रिपेयर की जाए पुलिस ऑफिशियल्स को सपोर्ट के लिए, जिससे वो आईपी क्राइम्स, ट्रेडमार्क काउंटरफिटिंग, कॉपीराइट वगैरह के इशू को आसानी से जान पाए। क्लियर है? ये हो गए नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016। अब आंसर करने में कई बार जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे कि आईपीआर इंडिया के कंटेक्स्ट में बताइए। अब अगर उन्होंने सीधे नेशनल आईपीआर पॉलिसी आपसे नहीं भी पूछा और आप आंसर करते करते नेशनल आईपीआर पॉलिसी का जिक्र अगर कर देंगे, तो उनको समझ आएगा ना कि जो बच्चा है वो वेल इन्फॉर्म्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में उसको अच्छी जानकारी है। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो आप आंसर ऐसे कर सकते हैं, इंडिया में आईपी की शुरुआत कहाँ से हुई है, आईपी में हम कौन कौन सी चीजें कवर करते हैं, जो 7 नाम लिखवाए थे मैंने। इंडिया वाइपो से भी एसोसिएटेड है, किस ईयर में जुड़ा है, वाइपो के जो ग्लोबल नॉर्म्स बने हैं, जो स्टैंडर्ड बने हैं, हम भी उनको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कौन सी एजेंसी इस पर काम करती है, सीपम क्या है, निपम क्या है, इंडिया ने निपम में क्या अचीव किया है, क्या टारगेट रखा था, डेडलाइन से पहले पूरा कर लिया,
हमारी नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 क्या कहती है, कितना मर्जी आप अच्छा आंसर कर सकते हो। अब अगर आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में नेशनल आईपीआर पॉलिसी, नीपम, सीपम, ये 2-3 वर्ड यूज कर दिए तो अपने आप ही आंसर अच्छा हो जाएगा। और इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा, इसी के ऊपर कुछ आपका इंटरव्यू ही है, और इंग्लिश में होगा, वो लिख भी रखा है इन्होंने। इंग्लिश में इसलिए कि एप्लीकेशन वगैरह भी जो आती है मेनली काम ही इसका इंग्लिश में है सारा। इंग्लिश में इंटरव्यू का भी रीजन ये है कि काम ही इसका इंग्लिश का है, ठीक है। अब आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये अलग टॉपिक है, जरा इसके बारे में कुछ जानकारी दूं मैं आपको। करंट गवर्नमेंट में कुछ काफी अच्छे काम भी हुए, जैसे कि डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम है। करंट गवर्नमेंट में कुछ काफी अच्छे काम हुए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। आज आप देख रहे हो कई सारे डिपार्टमेंट जहां लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, आज आप ऑनलाइन ही फाइल कर देते हो। डॉक्यूमेंट लेने के लिए जाना पड़ता था, जब जाओ तो सुनने को आता था लंच चल रहा है अभी। अब आपको वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मिल जाते हैं कई सारे। करप्शन होता था बहुत, आपको डीएल बनवाना है, बिना पैसे खिलाए डीएल नहीं बनता था। आज कई सारी रिन्यूअल करने हैं, पासपोर्ट अप्लाई करना है, बहुत सारे काम तो ऑनलाइन ही हो गए। तो डिजिटल इंडिया एक काफी मेजर प्रोग्राम रहा है इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। डिजिटल इंडिया एक बहुत मेजर प्रोग्राम रहा है इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद अब आप देख रहे हैं 4G, 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये जितनी चीजें आप सुन रहे हो, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से चीजें और अच्छी हो पाएंगी। क्योंकि डिजिटली कनेक्ट ही नहीं होगे, वाईफाई नहीं होगा, नेट की स्पीड ही नहीं होगी, डाटा हैंडलिंग ही नहीं कर पाओगे, तो कहाँ से डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में कई सारे बेनिफिट तो ये मिले, और कई सारी एप्स बन गई गवर्नमेंट की। कई सारी ऐप है, गवर्नमेंट को किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, इजीली वो डिजिटल माध्यम से कर पाती है। पेपर कॉस्ट बच रही है, स्पीडली एक्सपीडिशियस वे में काम हो पा रहा है। डिजिटल मोड में क्या होगा, एक बार में करोड़ों लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेटर के माध्यम से या पेपर के माध्यम से नहीं पहुंचा पाओगे उतने लोगों को। न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ऐड देती है अपने प्रोग्राम को बताने के लिए, उतने लोगों तक रीच नहीं है, बहुत लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इंडिया के लिए एक बड़ा गेम चेंजर रहा। जैसे आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आजकल देख रहे हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में इंडिया लीड कर रहा है इस समय। यूपीआई पेमेंट वगैरह में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया इंडिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा, ये एक बड़ा मेजर प्रोग्राम रहा इंडिया के लिए। मेक इन इंडिया, जब नई गवर्नमेंट पावर में आई थी, इन्होंने एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम दिया था कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएं। एक इस गवर्नमेंट का प्रोग्राम आपने सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में कितने कितने सारे बढ़े, कई तो बंद हो गए, सही से फंक्शनिंग चल नहीं पाई, और कई जो संभल गए तो इंडिया में जॉब क्रिएशन में या स्टार्टअप वगैरह में जो काम हुआ है, टेक्नोलॉजी में काम हुआ है, ये बढ़ा। तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए जरूरी थे। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में जैसे जैसे काम होता जाएगा, तो स्टार्टअप वगैरह जब आए या मेक इन इंडिया की बात या डिजिटल इंडिया, तो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां, इनोवेशन बढ़े, टेक्नोलॉजी बढ़ी, कंपनी बनी, तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब कराने के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आए होंगे। इसका मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं तो कई सारे लोगों को मिला भी है। इसका मतलब इनोवेशन में इंडिया पिछले कुछ साल में अच्छा काम किया होगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। मेक इन इंडिया वगैरह तो करंट अफेयर में पढ़ेंगे हम, जब जीके पढ़ाऊंगा मैं तो जीके करंट अफेयर में आएगा। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम या स्टार्टअप या डिजिटल इंडिया, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ब्रांड, लोगो, नेमिंग, इनको एक बूस्ट मिला है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस लगातार इनोवेशन की अगर बात करो, अगर आप पेटेंट ही काउंट कर लो, पेटेंट की एप्लीकेशन ही पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है। इससे पता लग रहा है कि इनोवेशन का कल्चर हमारे यहाँ और ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है। कैसे पता लगा कि इनोवेशन में अच्छा कर रहे हैं? वाइपो जो एजेंसी है, इसके साथ एक संस्था है इंसीड, और एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, तो वाइपो, इंसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये 2007 से ही जारी करते रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। एनुअल डाटा आता है इसका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एनुअली ये डाटा जारी किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स।
तो वाइपो, इंसीड, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 2007 से ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको GII कह देते हैं शॉर्ट में, ये डाटा जारी करते हैं जिसमें कंट्रीज की रैंक आती है कि वर्ल्ड में कौन सा कंट्री इनोवेशन में किस रैंक पर है। वर्ल्ड में कौन सा कंट्री इनोवेशन में किस रैंक पर है, इस रिपोर्ट से पता चल जाता है। तो अगर इंडिया में वाकई में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इनोवेशन बढ़े हैं, पेटेंट फाइलिंग एप्लीकेशन बहुत आ रही हैं, तो इंडिया की रैंक भी इंप्रूव होनी चाहिए। लगातार 5 ईयर आप पिछले देखोगे, इंडिया लगातार इंप्रूव कर रहा है और इस समय इंडिया 40 नंबर रैंक पर, लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई उसमें इंडिया 40 नंबर पर, 46 से 40 पर आ गया, 6 रैंक जंप किया है एक ही बार में। तो पिछले 5 ईयर में इंडिया ने बहुत तेजी से इंप्रूव किया है इसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। मतलब इनोवेशन में इंडिया अच्छा काम कर रहा है, टॉप 40 में आ गया है। और इसी कंसेप्ट से आइडिया लेकर नीति आयोग ने, और एक कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट है, इसी से आइडिया लेकर नीति आयोग ने अपना खुद का, इंडिया का खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसी से आइडिया लेकर बनाया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसमें स्टेट्स की रैंक पब्लिश करते हैं, इसमें रैंक पब्लिश होती है स्टेट्स की। लिखो मत, सब लिखा रखा है, समझा रहा हूं बस मैं। तो नीति आयोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाले कंसेप्ट को ही आइडिया लेकर नीति आयोग ने और कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट जो है, दोनों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसमें पब्लिश होती है स्टेट की रैंकिंग। तो इंडिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में काम कहाँ हो रहा है? कर्नाटका। कर्नाटका ही कुछ साल से लगातार टॉप करता है इस पर। तो कर्नाटका स्टेट रैंकिंग में इनोवेशन में टॉप पर है। ये नीति आयोग ने इसलिए स्टार्ट किया ताकि स्टेट्स के अंदर रैंक को देखकर आपस में कॉम्पिटिटिवनेस की एक भावना आए और स्टेट्स इनोवेशन को प्रमोट करना शुरू करें, अपने यहाँ इनोवेशन को बढ़ावा दें। तो जब स्टेट्स में आपस में कंपटीशन होगा कि हर कोई अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहेगा, तो अल्टीमेटली इंडिया की रैंक भी क्या होगी? इंप्रूव हो जाएगी। जब स्टेट्स की रैंक आएगी तो स्टेट को लगेगा ना भाई लास्ट में जो होगा वो इंप्रूव करना चाहेगा। तो ये रैंक जारी होने से स्टेट्स में कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आएगी। स्टेट अपनी रैंक इंप्रूव करेंगे तो ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग भी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाइपो का है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग का है। वो जारी करते हैं ग्लोबल वाले ग्लोबल रैंक, ये जारी करता है स्टेट की रैंकिंग हमारी। स्टेट, यूटी, नॉर्थ ईस्ट वाले हिली एरिया, ये सब रैंकिंग आती है इसमें, अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। अभी समझ आया? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई, अब ये क्वेश्चन है एग्जाम का, आप आंसर करते करते भी इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया ने पिछले कुछ साल में लगातार रैंक इंप्रूव की है। इससे भी पता चलता है कि हम लोगों ने इस क्षेत्र में कैसा काम किया। कंटिन्यूअसली हम रैंक इंप्रूव कर रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि हाल फिलहाल में इनोवेशन में इंडिया में क्या काम हुआ है। आप इसको भी कोट कर सकते हैं, पर जो वर्ड बोलो उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस आप बोल दो और जानते ही ना हो। इंप्रेस करने के लिए मत बोलना, वो वर्ड बोलना जिसको तुम बता पाओ, क्योंकि जो अजीब सा वर्ड बोलोगे तुरंत वो रोक के कहेंगे अच्छा अच्छा अभी ये कह रहे थे, जरा बताओ क्या होता है। आप खुद ही कह रहे हो और बता ही नहीं पा रहे हो, फिर वो निगेटिव इंप्रेशन जाएगा। जो वर्ड यूज करो जिसके लिए पहले से तैयार रहो कि तुम अच्छी तरह तैयार हो, और अगर उन्होंने वहां से पूछा और आप आंसर कर ले गए तो नंबर एकदम से बढ़ेंगे। और आप खुद ही आंसर कर रहे हो और उस वर्ड को बता ही नहीं पा रहे हो तो आंसर नंबर घट भी जाएंगे फिर उस पर। वो बोलना है जिसको डिफेंड कर पाओ। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और आपका आईपी का भी पार्ट है। करंट अफेयर आईपी दोनों का हिस्सा है। तो छोटे मोटे जितने भी टॉपिक कहीं पर भी है सारे इसमें पीडीएफ में कवर कर रहा हूं मैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 और टेस्ट सीरीज आप लोगों की जो शुरू हो रही है, कल क्लास नहीं रखी थी हमने 11:30 वाली क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज का वर्क था। वो दोनों टेस्ट आपके रेडी हो गए हैं। 22 तारीख से टेस्ट शुरू हो जाएगा आपका, जो पूरा सिलेबस का होगा। 150 क्वेश्चन 2 आवर्स में और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी है मैंने। तो टेस्ट सीरीज जो है वो बैच कोर्स के अंदर तो है ही, जो आपका पेटेंट एग्जामिनर का बैच कोर्स है उसका पार्ट है। टेस्ट सीरीज अलग से भी ओपन कर रखी है कि मान लो कोई बच्चा कहीं और पढ़ रखा है, उसको केवल टेस्ट सीरीज देना हो, उसके लिए भी ओपन है। तो टेस्ट सीरीज बैच कोर्स में भी अलग से भी है और 22 से स्टार्ट कर देंगे। हर वीक 2 टेस्ट कराएंगे, टोटल 10 टेस्ट कराने हैं हमें।
हर वीक 2 टेस्ट होंगे, 22 23 को, फिर 29 30 को, ऐसे आप काउंट कर लो। और शेड्यूल मैंने पूरा टेस्ट सीरीज का दे भी दिया है। तो हर वीक 2 टेस्ट होंगे, 22 से शुरू हो जाएगा। इस वीक के दोनों कल मैंने जो ऑफ किया था, दोनों उसमें रेडी कर दिए हैं। ठीक, तो करंट के क्वेश्चन वगैरह देखकर आपको खुद ही पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इंडिया ने फर्स्ट टाइम टॉप 40 में अपनी जगह बनाई है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने टॉप 40 में अपनी जगह बनाई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। 80 से ज्यादा इंडिकेटर इसमें लिए जाते हैं। टोटल जो इंडिकेटर हैं, कितनी चीजों को इंडिकेटर माना जाए, ये रैंक निकालने में कितनी चीजों को रेफरेंस लिया जाता है, 80 के अराउंड इंडिकेटर हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इंडिया फर्स्ट टाइम टॉप 40 कंट्री में इसने जगह बनाई है। 40 नंबर रैंक पर ही है इंडिया की रैंक 40। इंडिया ने आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटल, आईसीटी मतलब डिजिटल सर्विसेज संबंधित एक्सपोर्ट में वेंचर कैपिटल मैं भी बता दे रहा हूं, रेसिपेंट वैल्यू, फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप, इन सब क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इंडिया 40 रैंक पर है। टोटल कितने कंट्री की रैंक पब्लिश हुई? 132 की। 132 में से इंडिया की रैंक 40। लास्ट ईयर हम थे 46, कंपैरिजन भी दिख रहा है, 6 रैंक का इंप्रूव किया है हमने। तो इंडिया 40 नंबर पर है आउट ऑफ 132। 2020 का डाटा है, 23 में रिलीज हुआ, 22 की रिपोर्ट है, 23 में आई। अब इस साल की फिर अगले साल आएगी रिपोर्ट। तो 2022 में हम 40 रैंक पर हैं 132 कंट्रीज में से। 46 रैंक पर थे उससे पहले। टॉप मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इकोनॉमी, वियतनाम को, मतलब लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंदर हम वियतनाम को क्रॉस कर गए हैं। लोअर मिडिल इनकम वाले में हम वियतनाम को क्रॉस कर गए। तो लास्ट जो रिपोर्ट आई है 22 का ही डाटा अभी आया है, 23 का भी नहीं आया। ठीक है, 22 की जो रिपोर्ट है ना, ये अक्टूबर मंथ के आसपास आई थी, अक्टूबर में ही, मतलब 22 में ही आया था लास्ट में, इस ईयर में नहीं। ये रिपोर्ट पिछले साल ही आ गई थी, दिसंबर के पहले, मैंने करंट में पढ़ाया भी था उसमें। तो जुलाई चल रहा है ना, ये पिछले साल दिसंबर के पहले रिपोर्ट आ गई थी। 22 का डाटा 22 में ही आया था। इस साल वाला भी आएगा तो आपके एग्जाम के बाद ही आएगा, सितंबर के बाद ही रिपोर्ट आएगी इस साल वाली 23 की। तो उस समय अपडेट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 22 तक की इंफॉर्मेशन है। इस साल का रिपोर्ट अभी नहीं आया, इस साल का आएगा अभी तो सितंबर के बाद। ठीक है, तो अपडेट जब करंट अफेयर हम करेंगे तो सितंबर में, जब सितंबर अक्टूबर में डाटा जब आएगा वहां अपडेट करेंगे। तो 22 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जो 22 के लास्ट में आया था, 23 में नहीं, 22 में लास्ट में आया। ठीक है, तो इंडिया की रैंक 40 है 132 कंट्रीज में से। 2022 की रिपोर्ट जो आई, जो सितंबर के बाद आई थी, 46 रैंक था, उससे पहले 21 में हम लोग। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्री को हम कंपेयर कर लें तो इंडिया वियतनाम को क्रॉस कर गया रैंकिंग में। स्विट्जरलैंड पिछले कई साल से 12 ईयर हो गए लगातार टॉप पर है। भाई स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी, स्विट्जरलैंड की वॉचेस, टेक्नोलॉजी में स्विट्जरलैंड लगातार 12 साल से टॉप पर है। स्विट्जरलैंड रैंक 1, सेकंड नंबर पे यूएस, थर्ड नंबर पे स्वीडन, फोर्थ नंबर पर यूके और फिफ्थ नंबर पे नीदरलैंड। ये रैंक है इनोवेशन में। स्विट्जरलैंड नंबर 1, यूएस नंबर 2, स्वीडन नंबर 3, यूके नंबर 4, नीदरलैंड नंबर 5। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत 2007 में हुई थी। 2007 में शुरुआत हुई, मैंने बताया ये संस्थाएं जारी करती हैं। 80 इंडिकेटर लिए जाते हैं इसमें। ये डाटा कैलकुलेट करने में 80 इंडिकेटर लिए जाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज क्रिएशन, इन सारे पैरामीटर को भी कंसिडर किया जाता है। इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रा, नॉलेज क्रिएशन, इन सब पैरामीटर को भी कंसिडर किया जाता है। इसी से आइडिया लेकर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत हुई। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो जारी करता है नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये जारी करता है नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस।
द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एक कंप्रहेंसिव टूल है फॉर द इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इनोवेशन इकोसिस्टम. इट रैंक द स्टेट्स की रैंक जारी होती है एंड द यूटी ऑन देयर इनोवेशन परफॉर्मेंस. इनोवेशन के हिसाब से स्टेट और यूटीज को रैंकिंग की जाती है. तो द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज अ कंप्रहेंसिव टूल फॉर द इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम. ये स्टेट और यूटी को रैंकिंग करते हैं ताकि उनमें आपस में कंपटीशन हो, वो रैंक इंप्रूव करें तो कंट्री की ओवरऑल रैंक भी इंप्रूव हो जाए. 2021 में जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आया था, जो कि पब्लिश किया गया जुलाई 22 में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लास्ट रिपोर्ट जो आई थी 21 का डाटा जुलाई 22 में पब्लिश हुआ था. कर्नाटका, बेंगलोर आप जानते हैं आईटी हब है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी का काम बहुत है वहां. तो मेजर स्टेट्स में कर्नाटका टॉप पर रहा. जो मेजर स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट में कर्नाटका टॉप रैंक. मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया अगर कंसीडर करोगे तो मणिपुर. अभी वायलेंस भी हुआ, मतलब वहां डिस्टर्बेंस चल रही है ना, वहां वायलेंस की वजह से. करंट अफेयर में पढ़ेंगे हम क्या रीजन है, ट्राइबल कौन कौन से हैं. क्वेश्चन बनेगा ट्राइब के ऊपर, ट्राइबल इशू. तो 2021 रिपोर्ट जुलाई में आई, कर्नाटका मेजर स्टेट में टॉप कर गया. पिछले उसमें भी टॉप पर था, कई साल से कर्नाटक टॉप करता है इसमें. मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट कैटेगरी के अंदर मणिपुर टॉप पर, और यूनियन टेरिटरी के अंदर चंडीगढ़ टॉप पर. यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, चंडीगढ़ टॉप पर. रैंक यहां लिख दी है हमने. मेजर स्टेट कैटेगरी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 तेलंगाना. मेजर स्टेट्स कैटेगरी में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 हरियाणा. टॉप 3 लिख दिए हैं मैंने. नंबर 3 हरियाणा. नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स वाली कैटेगरी में मणिपुर, देन उत्तराखंड, देन मेघालय. यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, दिल्ली, फिर अंडमान निकोबार. दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा. दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है. तो मेजर स्टेट रैंकिंग, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट की रैंकिंग और यूनियन टेरिटरी की रैंकिंग, कौन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक पर है, क्लियर हो गया. एक और रिपोर्ट जो अमेरिका का एक कॉमर्स चैम्बर वो लोग जारी करते हैं. अमेरिका का एक ग्रुप है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रैंकिंग जारी करते हैं वो, आईपी रैंकिंग. इंडिया 42 नंबर पर है इसमें. तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अलग है, आईपी रैंकिंग इंडेक्स जो आती है वो अलग है, दोनों अलग अलग है. जीआईआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अलग है, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो आता है ये अलग है, दोनों अलग चीजें हैं. इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया. इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 इंडिया 55 कंट्री में से 42 पर है. 55 में से इंडिया 42 पर है. इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 की रैंक. अब ये क्वेश्चन है एग्जाम का, ये पूछेगा आईपी इंडेक्स जो जारी हुआ है, इंडिया की रैंक क्या है, 55 में से 42. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और आईपी इंडेक्स दोनों में से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, चाहे प्री में चाहे मेंस में. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और आईपी इंडेक्स दोनों में से रैंक पूछेगा, चाहे प्री चाहे मेंस में आ जाए. तो इंडिया रैंक 55 में से 42 पर है. आईपी इंडेक्स 2023 में जो कौन जारी कर किया, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है. और टॉप 3 कौन है, यूएस, यूके, फ्रांस. टॉप 3 यूएस, यूके, फ्रांस. इंडिया 42. टॉप 3 यूएस, यूके, फ्रांस, इंडिया 42. इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स होता क्या है, इसमें क्या इवेल्युएट करते हैं, पहले ये देख लो, क्लियर है. तो आईपी इंडेक्स में क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कितने एप्लीकेशन आ रहे हैं, क्या अप्रूवल मिले, क्या ग्रोथ है, यही सब ये लिखा. द इंडेक्स इवेल्युएट द. इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स होता क्या है, अब इसके बारे में. द इंडेक्स इवेल्युएट द आईपी फ्रेमवर्क इन ईच इकोनॉमी अक्रॉस 50 इंडिकेटर लिए जाते हैं इसको कैलकुलेट करने में. 50 पैरामीटर, 50 इंडिकेटर हैं, उनको लिया जाता है. विच इंडस्ट्री बिलीव रिप्रेजेंट इकोनॉमी विद द मोस्ट इफेक्टिव आईपी सिस्टम.
तो इकोनॉमी संबंधी जो 50 मेन इंडिकेटर है उनको कंसीडर किया जाता है आईपी रैंक निकालने में। द इंडिकेटर क्रिएट अ ओवरव्यू ऑफ एन इकोनॉमी, और ये इंडिकेटर इकोनॉमी की स्थिति को ही बताते हैं, इकोनॉमी की स्थिति को ही बताते हैं। क्या क्या इसमें 9 कैटेगरी है, प्रोटेक्शन, वही सब, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, यही सब। तो इसमें कुछ याद नहीं करना, खाली याद करना है आईपी इंडेक्स की जो रैंकिंग कौन जारी करता है और इंडिया की क्या रैंक है, बस 2 ही क्वेश्चन है, जारी कौन करता है और इंडिया की रैंक कितनी है, और टॉप कौन से, टॉप कंट्री कौन है। द हिंदू में न्यूज आई कुछ समय पहले कि इंडिया में पेटेंट फाइलिंग किसकी रिपोर्ट है, नास्कॉम एक एजेंसी है, अपनी एक एजेंसी है नास्कॉम, नास्कॉम एजेंसी की एक रिपोर्ट आई कि इंडिया में पेटेंट फाइलिंग 13.6% इंक्रीज की है फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 22 जो खत्म हुआ उसमें 13.6% पेटेंट फाइलिंग इंडिया में बढ़ी है। तो ये इस बात का एविडेंस है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन में ज्यादा काम हुआ है। इंटरव्यू आंसर में आप यूज कर सकते हो इसको कि करंट में सिनेरियो क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, आप इसको कोट कर सकते हैं कि नास्कॉम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया 13.6% पेटेंट फाइलिंग जिसमें इंडिया में बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 22 में। परसेंटेज ही पूछ लेगा पेपर में, कैसे आएगा, नास्कॉम की रिपोर्ट जो हाल ही में जारी हुई, इंडिया में कितना परसेंट इंक्रीज किया है, यही हेडलाइन है 13.6%। यही क्वेश्चन डाटा वाले लोगों को टफ लग जाते हैं, नंबर याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा लिख भी दिया है इसमें। नास्कॉम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज अचीव किया है पेटेंट फाइलिंग में। ये हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज है पिछले पूरे डिकेड में, पिछले पूरे दशक में ये हाईएस्ट एनुअल राइज है इंडिया की पेटेंट फाइलिंग में। तो लग भी रहा है स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, उनमें कितना काम हुआ है या कंपनीज आगे आई हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी में इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ये बात कि जब ये काम हो रहे होंगे तभी तो एप्लीकेशन आ रही होंगी फाइलिंग के लिए। तो नास्कॉम की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है पेटेंट फाइलिंग में, पिछले पूरे डिकेड में हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ है ये, ठीक है। 13.6 राइज, ये परसेंटेज ध्यान रखो, 13.6%। तो FY22 also witnessed a rise in the share of domestic filing. Domestic filing 44.4% of total patent filed. तो टोटल पेटेंट जो फाइल हुए हैं उसमें डोमेस्टिक फाइलिंग 44% के ऊपर। एनालाइजिंग द पेटेंट फाइल्ड ओवर द लास्ट डिकेड, इतनी एप्लीकेशन आई, ये नंबर दे रखा है, वही परसेंटेज दे रखी है या नंबर में लिख दिया है, और किन किन क्षेत्रों में मैक्सिमम एप्लीकेशन जो आई हैं, टोटल 5,84,000 पेटेंट फाइल किए गए 2010 से 22 के बीच में, जिसमें से 2,66,000 अकेले टेक्नोलॉजी वाले हैं। ये बता रहा है कि पिछले पूरे डिकेड में 5,84,000 पेटेंट फाइल किए गए इंडिया में 10 से 22 के बीच, जिसमें 2,66,000 अकेले टेक्नोलॉजी वाले हैं, टेक्नोलॉजी डोमेन के, और 2,66,000 में से भी 1,60,000 AI, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डाटा, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन वाले हैं। तो इससे दिख रहा है फ्यूचर क्या है। 5,84,000 टोटल एप्लीकेशन पेटेंट फाइल किए गए, जिसमें से 2,66,000 टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं। उन टेक्नोलॉजी वाले में भी 1,60,000 इन एरिया के हैं खाली। यही जो आपको 4-5 डोमेन नजर आ रहे हैं, ये 1,60,000 अकेले इनमें फाइल किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डाटा, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इंटरव्यू में पूछेगा। इंडिया में जो ये, इंडिया में क्या, जो वर्ल्ड में राइजिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज AI पूछ सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है ना, पेटेंट टेक्नोलॉजी के लिए मिलेगा, इनोवेशन के लिए मिलेगा। तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, दुनिया में चर्चा है जिनके ऊपर, वहां से क्वेश्चन बनेगा, जैसे चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये चीजें पूछे तो आप ये नहीं कह सकते सिलेबस के बाहर है। आप करंट अफेयर से जोड़ के देख लो, आप आईपी में नहीं पढ़ो, करंट अफेयर से मान लो उसको, पर टॉपिक आएंगे ये सब, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। एग्जाम में नहीं पूछे तो इंटरव्यू में पक्का पूछेगा। ऑफ द टोटल पेटेंट फाइल्ड इन टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में जितने फाइल किए गए लगभग 2.4% 5G 6G रिलेटेड थे।
टेलीकॉम सेक्टर में जो फाइल किए गए 2.4% 5G 6G रिलेटेड थे। अब अगला पॉइंट, और क्या काम हुए हैं इनोवेशन को बढ़ाने के लिए। 2016 में नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इफेक्ट में आया है या कह लो स्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 2015 से। एक्चुअल में इस्टेब्लिश क्या हुआ, पहले प्लानिंग कमीशन थी, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन थी, वही रिप्लेस होकर ये बनी है। तो यहां मैं वर्ड लिख दे रहा हूं विद इफेक्ट फ्रॉम। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मोदी गवर्नमेंट जब पावर में आई उन्होंने पुराने प्लानिंग कमीशन को रीस्ट्रक्चर करके नीति आयोग बनाया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके पहले था योजना आयोग जिनके 5 ईयर प्लान आते थे। प्लानिंग कमीशन ये लाते थे 5 ईयर प्लान। तो अब 5 ईयर प्लान कंसेप्ट आप नहीं सुन रहे हो। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय, जीके करंट अफेयर में डिटेल में पढ़ेंगे कि मोदी गवर्नमेंट ने क्यों इसको रिप्लेस किया, क्या कमी थी इसमें, वो हम वहां बात करेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। नेहरू जी के समय में प्लानिंग कमीशन बनी थी योजना आयोग, क्योंकि इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, पॉवर्टी थी, हंगर था, गरीबी भूखमरी की प्रॉब्लम थी। तो कैसे इंडिया को डेवलप किया जाएगा उसके लिए 5 ईयर के प्लान आते थे, 5 ईयर की प्लानिंग होती थी। तो प्लानिंग कमीशन बनी थी, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर के प्लान रेडी करता था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसमें एग्रीकल्चर इरिगेशन को बढ़ावा दिया, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल सेटलमेंट, इंडस्ट्रियल सेटअप को बढ़ावा दिया, हैवी इंडस्ट्रीज लगाई जाए। फिफ्थ 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। तो 5 ईयर प्लान आते थे जब प्लानिंग कमीशन था योजना आयोग। इसमें कुछ कमियां थी, कुछ इसके फ्लॉ थे। तो मोदी गवर्नमेंट जब पावर में आई उन्होंने उसको कमियां लगी, उन्होंने रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया, रिस्ट्रक्चरिंग कर दी इसकी। कहां पर लोकेशन है, दिल्ली। योजना आयोग का बोर्ड हटा के नीति आयोग लग गया है। ये जो ऑफिस लोकेशन है इसका, प्लानिंग कमीशन था उसका बोर्ड चेंज करके नीति आयोग का बोर्ड लग गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है। नेशनल इंस्टीट्यूशन किस काम के लिए, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसका पर्पस क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में आपको ट्रांसपोर्टेशन को भी बेटर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, इनोवेशन को बढ़ाना है। इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जो चीज जरूरी है उन सबसे रिलेटेड वर्क नीति आयोग कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है ना। तो जो भी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी है, जो जो इंडिया के चैलेंजेस हैं, तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नीति आयोग कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा। 1 जनवरी 2015 से प्रभाव में आया। प्लानिंग कमीशन जब था या नीति आयोग जब है, इसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पीएम ही होता है। तो पहले भी वही था, अभी भी वही है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, पीएम की पोस्ट है पीएम, पर वो पीएम होने के साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, सीएसआईआर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, 11-12 संस्थाएं लगभग ऐसी हैं जिसमें पीएम हेड करते हैं। ठीक, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अभी भी कौन है, पीएम ही होता है। जो कंट्री का पीएम होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन होगा। प्रेजेंट वाइस चेयरमैन कौन है, अभी प्रेजेंट वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग में, सुमन बेरी। सुमन बेरी। सीईओ कौन है इस समय, अमिताभ कांत काफी लंबे समय सीईओ रहे थे, उनके बाद परमेश्वरन अय्यर बने, बहुत थोड़े ही समय में चले गए। अब इस समय बीवीआर सुब्रमण्यम है। परमेश्वरन अय्यर चले गए हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम है अभी। बीवीआर सुब्रमण्यम प्रेजेंट सीईओ, बीवीआर सुब्रमण्यम। वर्ल्ड बैंक का
जो हेड है प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया था ना, अजय बांगा। कल एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आपने उसमें बग्गा लिख दिया, बांगा नाम है, बांगा, अजय बांगा। पीडीएफ मैंने जो दी थी उसमें भी लिखा है, अभी दोबारा करंट अफेयर पढ़ेंगे फिर आएगा, ये 2-3 बार रिपीट होता है सब। ये अजय बांगा है, वो बग्गा नहीं है स्पेलिंग, वो शायद मैंने बग्गा लिख दिया था वहां पर। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है इस समय, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना अगर बग्गा लिख दिया है तो। वर्ल्ड बैंक के इस समय जो प्रेसिडेंट हैं, जो हेड हैं, डेविड मलपास को रिप्लेस किया है, अजय बांगा नाम है, बग्गा नहीं। शायद बग्गा लिख दिया, वो करेक्ट कर लीजिएगा। बांगा है, अजय बांगा, सरदार जी हैं, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नीति आयोग में पीएम ही होता है, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन है बताओ नीति आयोग में। नीति आयोग फिर जीके में पूरा डिटेल में टॉपिक आएगा, पुराने 5 ईयर प्लान क्या थे, अभी नीति आयोग क्या कर रहा है। यहां मैंने इसका जिक्र क्यों किया, नीति आयोग ने 2016 में 2 प्रोग्राम स्टार्ट हुए। एक मतलब पीएम मोदी ने अप्रूवल दिया था 2 प्रोग्राम के लिए। एक का नाम है अटल इनोवेशन मिशन, कंट्री में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री, स्कूल, हर जगह इनोवेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। और एक प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, इसका नाम है सेतु प्रोग्राम। तो 2016 में ये 2 प्रोग्राम को अप्रूवल मिला। एक का नाम है अटल इनोवेशन मिशन, इंडेक्स नहीं, मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, AIM। तो 2016 में ही नीति आयोग में पीएम मोदी ने यह अप्रूवल दिया कि अटल इनोवेशन मिशन और सेतु प्रोग्राम इनको स्टार्ट किया जाए। अटल इनोवेशन मिशन का पर्पस है हॉलिस्टिक तरीके से एक डेडिकेटेड, एक कंप्रहेंसिव प्रोग्राम बने जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिले। इंडस्ट्री और इनोवेशन भी ऐसे जिनका कोई कमर्शियल यूज हो, इनोवेशन भी ऐसे किए जाएं जिनका कोई कमर्शियल यूज हो, फर्जी के इनोवेशन नहीं, ठीक है, फर्जी के इनोवेशन ना किए जाएं। इनोवेशन भी ऐसे जिनका कोई प्रॉपर यूज होता हो, आलतू फालतू के इनोवेशन नहीं। रिसर्च भी इंडिया में देखोगे कई इतने बकवास एरिया में रिसर्च चल रही है जिनका कोई कमर्शियल यूज नहीं है। रिसर्च में भी ऐसे ऐसे टॉपिक पे लोग रिसर्च कर रहे हैं जिनका कोई रियल लाइफ में यूज ही ना हो, उसका कोई पर्पस थोड़ी है, मनी की वेस्टेज है, टाइम की वेस्टेज है। तो इनोवेशन भी ऐसे हो जो सीधे कमर्शियल यूज हो, हमारी इकोनॉमी को जो ग्रो कराने में मदद कर सके, ऐसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। और अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूल्स वगैरह में आपने सुना होगा अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टेब्लिश किए गए कि जो 8 से लेकर 12 तक के बच्चे, ये स्कूल में बच्चों को इनोवेशन मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए, प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएं। ये अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है, अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएं। फिर कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएं, इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएं, फंडिंग दी जाए, ग्रांट दी जाए जिससे डेवलप हो। तो अटल टिंकरिंग लैब्स या इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह बने, अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है ये। तो अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है अटल टिंकरिंग लैब बनाना, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाना, जिससे अल्टीमेटली इनोवेशन इंडिया में बूस्टअप हो। और सेतु प्रोग्राम का पर्पस है स्टार्टअप बिजनेस को सपोर्ट करना, स्टार्टअप बिजनेस जो इंडिया में है उनको सपोर्ट करना। कोई स्टार्टअप है, कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो सेतु प्रोग्राम स्टार्टअप को संभालने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। अब पढ़ो इसको, अब आसानी से बात समझ आ जाएगी। अब इसको रीड करो। तो अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंडर शुरू हुआ। अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम, मतलब एक मेजर प्रोग्राम टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हर किसी को जॉब करनी है, किसी को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना।
किसी को बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं करना, तो अगर कंपनी नहीं लगेंगी, बिजनेस नहीं लगेंगे, जॉब कहाँ से मिलेगी इंडिया में? क्योंकि बिजनेस को लेके कई सारे प्रॉब्लम है। बिजनेसमैन को पहले तो लोग कुछ क्रिमिनल की तरह देखने लगे कि बिजनेसमैन है, पक्का टैक्स चोरी कर रहा होगा। वो अप्रूवल लेने जाए अगर किसी बिजनेस के लिए, हालत खराब हो जाएगी। या तो टॉप के बिजनेसमैन हो जिनके अच्छे लिंक हैं, उनको दिक्कत नहीं है। मीडियम क्लास पे अगर कोई बिजनेस करना चाहे, हालत खराब हो जाएगी। कभी आएगा म्यूनिसिपैलिटी वाला 500 रुपए लेके जाएगा, कभी कोई और। आप एक नॉर्मल शॉप नहीं चला सकते, बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, पहले तो क्या होता था, पहले तो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होती थी, बिना करप्शन के आप करा ही नहीं सकते थे। और कोई हाई फाई चीज नहीं बोल रहा हूँ, किसी से ही पूछ लो आप, अपने अगल बगल किससे ही पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, बता देंगे अगर किसी ने बिजनेस कभी किया हो। इतना डिफिकल्ट था बिजनेस करना कि बिजनेस को ग्रो ही कहाँ करने देते थे। तो लोगों में, क्योंकि माइंडसेट जॉब का एक दिन में नहीं बना। जॉब का माइंडसेट कैसे बना? आपको कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको कंट्री में चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हों। जब बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को जॉब मिलेगी, ओवरऑल गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, सब चीज ग्रोथ होगी। पर आप उसको रूट लेवल पर ही डैमेज कर दे रहे हो। रूट लेवल पर ही आप उसको डैमेज कर दे रहे हो। कहने का मतलब, इतने करप्शन है। एक मिडिल क्लास पर्सन जब बिजनेस करेगा तब करेगा, अप्रूवल लेने में पैसा खिलाना पड़ रहा है। तो बिजनेस वो पैसा रखे बिजनेस शुरू करने के लिए या खिलाने के लिए? तो हालत खराब हो जाती है, अप्रूवल नहीं मिलते थे। प्लस आए दिन रिश्वतखोरी, प्लस उसके बाद टैक्स रिजीम बड़े डिफिकल्ट थे। दुनिया भर के टैक्स, रोज आप टैक्स में उलझे रहो। जैसे जीएसटी है, जीएसटी कंसेप्ट बहुत अच्छा है, उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है। जो लोग भी बिजनेस कर रहे हो, जीएसटी वगैरह फाइल करते हो, उनसे आप पूछिएगा। कंसेप्ट जीएसटी बहुत अच्छा है, आप पूरा जीएसटी फेयर तरीके से कर रहे हो, तो भी आप उसमें परेशान रहोगे, डेली आप उलझे रहोगे। कंसेप्ट अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन बहुत गड़बड़ है। आज तक भी लोगों को समझ नहीं आया, काफी लोगों को आज भी पल्ले नहीं पड़ा। क्योंकि अगर बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता, इतने अमेंडमेंट हुए हैं उसके अंदर कि रोज अमेंडमेंट ही होते रहते हैं। जब से जीएसटी आया है, आप उसके अमेंडमेंट उठा के देखिए, रोज उसमें चेंज ही हो रहा है, रोज संशोधन होते रह रहे हैं। ठीक है, तो आप कितने भी प्रोग्राम बनाओ, अगर ग्राउंड रियलिटी पे वो नहीं होंगे या वो रियल लाइफ पे लिंक नहीं करेंगे, तो आप कितना ही अच्छा प्रोग्राम बनाओ, आपको दिक्कत होगी। बिजनेसमैन का गला दबा दबा के कितना पैसा निकाल पाओगे भाई? बड़ा बिजनेसमैन मैनेज कर लेगा, मीडियम क्लास वाला कैसे कर पाएगा? सर्विसेज पे आपने 18% जीएसटी लगा रखा है। इवन कोचिंग जो पढ़ा रही है, शिक्षा दे रही है, शिक्षा वाले में भी जीएसटी लग रहा है। इवन कोचिंग में भी आप जाओगे, वो भी सर्विस में आता है। सर्विस में आता है, एजुकेशन भी 18% जीएसटी में। स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाओगे नहीं। स्कूल में पढ़ाई की स्थिति क्या है गवर्नमेंट स्कूल में, आपको पता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाओगे नहीं। अगर स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती तो कोचिंग इंडिया में ग्रो ही ना करते कभी जिंदगी में। स्कूल में अच्छा पढ़ते तो कोचिंग का कंसेप्ट ही नहीं आता, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई सही नहीं तो कोचिंग में आए। सभी लोग नहीं, कई लोग स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर कई लोग ऐसे हैं स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो कोचिंग तभी तो ग्रो किए। अब कोचिंग जितना आप स्कूल में नहीं पढ़े हो, कोचिंग एक साल में उतना पढ़ा रहा है। कोई कोचिंग हो पढ़ा तो रही है, और सिर्फ स्कूल के मुकाबले तो बहुत पढ़ा रहा है। अब पढ़ा इसलिए रहा है कि उसके बिना जॉब नहीं मिलेगी। स्कूल की पढ़ाई से आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते आज की जो स्थिति है, उसके लिए आपको कोचिंग करना पड़ रहा है। और शिक्षा ही तो दे रहा है कोचिंग वाला, कुछ और कर रहा है। शिक्षा ही दे रहा है, आप शिक्षा दोगे नहीं, कोई और शिक्षा दे रहा है, तो उस वो जो फीस लेगा वो तो लेगा, पर उस पर आपने 18% जीएसटी भी लगाया हुआ है। फिर बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके लिए एजुकेशन लोन ले रहा है, तो भी ब्याज में मरा जा रहा है, ब्याज भर रहा है। कितने बच्चों के एजुकेशन लोन होंगे? आप लोगों में खुद अपना देखो, कितने लोगों के एजुकेशन लोन होंगे? मतलब शिक्षा लेना ही आपने गुनाह कर दिया। एक तरफ आप विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो बिना शिक्षा के विश्वगुरु बन जाएंगे? आपको टैक्स भी भरना पड़ रहा है, एजुकेशन लोन पढ़ाई में ले रहे हैं, उस पर अच्छा खासा ब्याज देना पड़ रहा है। कई बच्चों की जॉब भी नहीं लगी और एजुकेशन लोन अलग से ऊपर सर पे चढ़ा हुआ है। तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पेपर वर्क में ये होना चाहिए। आपको लग रहा होगा इतना सारा हुआ कहाँ है? आपके दिमाग में आएगा सर इतना इनोवेशन हुआ, तो हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा हुआ कहाँ पर। क्योंकि कई तरह से पहले ही प्रेशर में आप उलझे हुए हो, आप फ्रीली काम कैसे कर पाओगे? ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, तो इस पर तो रीथिंक करने की जरूरत है। कम से कम शिक्षा की जहां बात है, हेल्थ की जहां पर बात है, जो सीधे लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो वहां पर तो जरूरी है कि रिबेट होने चाहिए। पर सब टैक्सेबल इसमें आ रहे हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन, स्कूलों की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, पता चल जाएगा। और शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है। सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी हो, तो सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री।
and was set up in 2016 under नीति आयोग। 2016 में शुरुआत हुई अंडर नीति आयोग। क्या पर्पस है? अटल इनोवेशन मिशन का ऑब्जेक्टिव है इज टू डेवलप न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन in different sector of the economy, provide platform and collaboration opportunity for different stakeholder and create an umbrella structure to oversee the innovation and entrepreneurship। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंडर प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम इंडिया का इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए पहले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना जरूरी है। हालांकि कई सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, पर तो भी प्रॉब्लम बहुत है, इसमें कई सुधार करने पड़ेंगे। ठीक है। अंडर नीति आयोग तो बिजनेसमैन जो है वो तो बेचारा शुगर और बीपी की गोली खा रहा है। बिजनेसमैन जो है वो टैक्स भरने के बाद भी सुकून में नहीं है, वो शुगर और बीपी की गोली खा रहा है, क्योंकि स्ट्रेस इतना है, वो बिजनेस तो कर ही नहीं पा रहा, वो इन्हीं में उलझा हुआ है। तो अटल इनोवेशन मिशन ऑब्जेक्टिव, और बिजनेसमैन की हालत खराब रहेगी तो कहां से आप क्या ले लोगे? अटल इनोवेशन मिशन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप न्यू प्रोग्राम। और इतने टैक्स भरने के बाद एक ठीक ठाक बिजनेसमैन गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। हालत देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं करा सकते, टैक्स आप इतने गुना भर रहे हो। उस टैक्स को भरने के बाद भी बेनिफिट आपको क्या मिल रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते आप, शिक्षा नहीं, उसको स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल सकता, सरकारी शिक्षा के अगर डिपेंड रहे, जान चली जाएगी सरकारी अस्पताल में अगर पूरा सर्जरी कराना पड़ जाए उसको। और दिल्ली तक जैसी जगह में चलो फिर भी मान लो थोड़ा सुधार होगा, कहीं रूरल एरिया में फंस गए तो और बुरा हाल है। यूपी के ईस्ट वगैरह एरिया में आप जाओगे तो 300-300 किलोमीटर दूर रेफर कर देते हैं, रास्ते में जाते जाते बचाना मुश्किल हो जाए पेशेंट को, ये स्थिति है। तो जो दिखता है और जो रियल में हो रहा है दोनों में अंतर है, हर चमकती हुई चीज गोल्ड नहीं है ना। तो अटल इनोवेशन मिशन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसी जिससे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में प्रमोट हो। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में प्रमोट हो। अटल इनोवेशन मिशन हैज टेकन ए होलिस्टिक अप्रोच। अटल इनोवेशन मिशन हैज टेकन ए होलिस्टिक अप्रोच to ensure creation Atal Innovation Mission has taken a holistic approach to ensure creation of a problem solving innovative mindset in school and creating an ecosystem of entrepreneurship in university institution private and MSME sector। अटल इनोवेशन मिशन इसका पर्पस है हॉलिस्टिक अप्रोच कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बच्चों का डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बच्चों का डेवलप हो पाए। Atal Innovation Mission has taken a holistic approach, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव माइंडसेट स्कूल्स वगैरह में डेवलप हो एंड क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिवर्सिटीज के अंदर इनोवेटिव स्किल लोग सीखें, बिजनेस वगैरह करना सीखें, रिसर्च इंस्टीट्यूशन प्राइवेट और एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का अर्थ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। तो अटल इनोवेशन मिशन का पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बच्चों का डेवलप हो, जिससे इनोवेशन वगैरह आगे हेल्प मिले। कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लोगों को सिखाई जाए
प्राइवेट और एमएसएमई सेक्टर में भी इस चीज को लाया जाए, जिससे ओवरऑल एक कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम इंडिया में ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखे। अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही लगाए गए अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही भारत में लगाए गए अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स, इट इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस। क्या है अटल टिंकरिंग लैब्स? 8वीं से 12वीं नहीं, ये 6ठी से 12वीं के लिए है। इसका मेन पर्पस 6 to 12th, 8 to 12th नहीं, 6 to 12th। तो अटल टिंकरिंग लैब इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस, मतलब स्कूल में लैब वगैरह लगाई जाए, कंप्यूटर वगैरह लगाए जाए, नई टेक्नोलॉजीज लगाई जाए, जिससे बच्चे प्रैक्टिस कर पाएं, चीज़ों को समझ पाएं। तो अटल टिंकरिंग लैब इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस एस्टैब्लिश इन ए स्कूल। कई सारे स्कूलों में लगे हुए हैं अटल टिंकरिंग लैब्स। अब चल रही हैं, गैजेट्स नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं, वो अलग बात है देखने की। ये सारे ऑपरेशनल है कि नहीं। कंसेप्ट तो ठीक था कि जो बच्चे हैं 6 से 12 तक के, उनका जो माइंड है वो टेक्नोलॉजी को समझे। जैसे 3D प्रिंटिंग कंसेप्ट है, 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है। 3D प्रिंटिंग में तो आजकल मेडिकल साइंस में ईयर पिना, ये ईयर का ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, 3D प्रिंटिंग से इसको बना दिया। ऑइसोफेगस जो फूड पाइप होती है गले की, 3D प्रिंटिंग से वो बना दी गई। केक वेक आजकल आप देखते हैं, बिल्कुल आपकी शक्ल का ही केक बना देंगे। 3D प्रिंटिंग की मदद से ये सब हो पा रहा है। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी, आईसीटी में पढ़ते हैं हम लोग 3D प्रिंटिंग के बारे में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नई नई चीजें ये आ रही हैं, अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बच्चों को ये सब ट्रेन किया जाए, सिखाया जाए। ये इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, नई नई जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में बच्चों को जानकारी हो, ताकि जब ये आगे बढ़ें, जब ये बिजनेस वगैरह में आए या स्टार्टअप शुरू कर रहे हों, तो इन चीज़ों के बारे में ये जागरूक हों, अवेयर हों। तो अटल टिंकरिंग लैब इसको अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है। अटल इनोवेशन मिशन में ही अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में स्टैब्लिश की गई हैं। 6 to 12 तक के बच्चों को इसके बारे में सिखाने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी जो है उनके बारे में, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को सिखाने के लिए इसका एम है। द एम इज टू स्टिमुलेट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव माइंडसेट। एम है स्टिमुलेट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए। और अभी तक 10,000 से ज्यादा स्कूल, 680 प्लस डिस्ट्रिक्ट और 7,000 स्कूल्स को फंडिंग की गई है। लगभग 2 मिलियन स्टूडेंट को एक्सेस अटल टिंकरिंग लैब का। तो अभी तक क्या अचीव हो पाया, वो डाटा भी ऐड कर दिया है मैंने इसमें। 10,000 से ज्यादा स्कूल, 680 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, 2 मिलियन के आसपास स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें इनरोल हो चुके हैं। इसके अंदर वो मतलब इनको बेनिफिट मिला है, इतने लोगों को, इतने स्कूलों को, इतने लोगों को। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप वगैरह को सपोर्ट करने के लिए, ये भी अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है। तो थ्रू अटल इंक्यूबेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में, कारपोरेट्स में, तो स्कूल्स के लिए तो हो गया अटल टिंकरिंग लैब। अब यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर लगाए गए। स्कूल्स के लिए अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो आपको बिजनेस स्किल वगैरह सिखाए, स्टार्टअप को कैसे ग्रो करना है बताए। ये कहाँ पर? यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह में। तो मैंने बताया ना कि अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है स्कूल्स में बच्चों को ट्रेन करना, जागरूक करना, और यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करना, कैसे बिजनेस वगैरह कर पाएंगे उसके बारे में उनको सिखाना। तो इनोवेशन के लिए बच्चों का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बने, उसके लिए 6 to 12 तक के बच्चों के लिए अटल टिंकरिंग लैब हो गए। और जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको स्टार्टअप और बिजनेस स्किल सिखानी है, तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर लगाए गए। तो थ्रू अटल इंक्यूबेशन सेंटर और AICs एट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एंड कारपोरेट, अटल इनोवेशन मिशन इज क्रिएटिंग एंड एवर इवॉल्विंग इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स। दीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, इनका उद्देश्य है टू फॉस्टर एंड सपोर्ट वर्ल्ड क्लास इनोवेशन एंड डायनेमिक एंटरप्रेन्योर। इंडिया में भी बड़े बड़े बिजनेसमैन तैयार करना, इंडिया में भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर तैयार करना, वर्ल्ड लेवल के जो हों। अब अंबानी जैसे अगर 15-20 और इंडिया में एंटरप्रेन्योर हो जाएं तो फ्यूचर बड़ा अच्छा हो जाएगा, या रतन टाटा जैसे। और अभी तक इसमें क्या सफलता मिल चुकी है? अटल इनोवेशन मिशन 69 अटल इंक्यूबेशन सेंटर ऑपरेशनल है 18 स्टेट और 3 UT के अंदर ऑलरेडी, जिसमें 2900 से ऊपर स्टार्टअप को सपोर्ट किया गया है। ये पूरा डाटा है अभी क्या सफलता मिली है, इसमें क्या सफलता मिली है ऑलरेडी बता दिया।
फिर एक प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन में ही अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल न्यू इंडिया चैलेंज में ये कहा गया कि आप लोग अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर आइए, अगर वो आइडिया अप्रूव हो जाएगा तो ग्रांट दी जाएगी, फंडिंग की जाएगी कि आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ये भी अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है कि जिसमें इनवाइट किया गया कि आप लोग अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर आइए, और अगर वो आइडिया सोशल और इकोनॉमिक फायदे के लिए होगा तो ग्रांट्स वगैरह दिए जाएंगे, फंडिंग की जाएगी जिससे आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। अटल न्यू इंडिया चैलेंज यूपीएससी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है? अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज, आपके इनोवेटिव आइडिया है, आप लेकर आइए, सोशल इकोनॉमिक कोई फायदा होता होगा तो ग्रांट दी जाएगी अगर अप्रूव हो जाएगा तो टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन, अटल न्यू इंडिया चैलेंज है ये। टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन हैविंग नेशनल सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अटल इनोवेशन ने 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंज शुरू किए पार्टनरशिप में 5 मिनिस्ट्री के साथ और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, कि अगर कोई इनोवेटिव आइडिया आ रहा है, कोई कंसेप्ट आ रहा है, अगर अप्रूवल दे दिया जाएगा और वो आइडिया सोशल इकोनॉमी को फायदा करता हो तो उसके लिए ग्रांट्स वगैरह दी जाएगी, फंडिंग की जाएगी कि वो उसको इंप्लीमेंट कर सके। सेतु प्रोग्राम स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, सेतु प्रोग्राम है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, डेडिकेटेड प्रोग्राम स्टार्टअप्स के लिए। तो 2015 नीति आयोग के अंडर शुरू हुआ, फुल फॉर्म इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। सेतु प्रोग्राम का पर्पस सीधे सीधे स्टार्टअप। तो स्टार्टेड इन 2015 अंडर नीति आयोग, सेतु और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन स्कीम इज ए टेक्नो फाइनेंशियल इंक्यूबेशन एंड फैसिलिटेटेड प्रोग्राम यंग स्टार्टअप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी वाले आइडिया जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को भी एनहेंस करना। तो इसमें आपका सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस केवल 2 पार्ट रह गए। वाइपो वाली ट्रीटीज जो सिलेबस में लिखा हुआ है, और इंडिया में जो आईपी के लॉज हैं वो क्या कहते हैं, 2 पार्ट रह रहे हैं। तो वाइपो वाली ट्रीटी आज मैं करा दे रहा हूँ, इंडिया वाले लॉज जो है कल हम देखेंगे, कल आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए पीडीएफ काफी होगी, जैसा कि मैंने कहा था 30 पेज के अंदर अंदर हो जाएगी ये। तो आप मान के चलें 26-27 पेज से ज्यादा का नहीं होगा टोटल डाटा, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मैं आज या कल में प्रोवाइड कर दूंगा ये, और कल आपका लेक्चर भी खत्म भी हो जाएगी थ्योरी पूरी, या कल ही मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको फाइनल। बार बार अपडेट करके आपको कंफ्यूजन होगा, और फाइनल कॉपी कल मिल जाएगी पीडीएफ, वो प्रिंट करा लेना। 2-3 दिन मैंने पीडीएफ आपको अपडेट करके दी थी कि रेगुलर पढ़ पाओ, पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि लोग रोज प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। तो ये फाइनल कॉपी मैं कल आपको दे दूंगा, फाइनल प्रिंट निकाल लेना। तीनों स्टेज के लिए आईपी का टॉपिक इतना रहेगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज में भी हम करा ही रहे हैं। और जो आपका बैच है, जो आपका बैच चल रहा है आरोहण पर 22 से मैंने बता दिया, एक तो आपका ये हो गया, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल नहीं परसों लाइफ साइंस चल रहा है, 6:30 इवनिंग चल रहा है। तो लाइफ साइंस 21 को खत्म हो रहा है, आईपी का टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, लाइफ साइंस आपका 21 को खत्म हो जाएगा, इवनिंग 6:30 क्लास होती है। आपका केवल जो लाइव टॉपिक बचेगा, 2 टॉपिक बचेंगे भाई। लाइफ साइंस आपका कंप्लीट परसों कंप्लीट हो जाएगा, आईपी का टॉपिक आपका कल हो जाएगा। जनरल साइंस में आपका एक बच रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं आरोहण पर ही, 11:30 AM ये टाइम होगा क्लास का, 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा 11:30 AM 22 जुलाई से, और 24 से इवनिंग वाला जो स्लॉट है टाइम आपका, उसमें शुरू कर रहा हूं जीके एंड करंट अफेयर, 6:30 PM पे जीके एंड करंट अफेयर्स ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये 2 टॉपिक आपके रह रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री 11:30 AM 22 जुलाई, 24 जुलाई 6:30 PM जीके करंट अफेयर, दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका 30 आवर्स के आसपास मान लो, तकरीबन 30 आवर्स में ये खत्म हो जाएगा। और जीके एंड करंट अफेयर आपका 50 आवर्स के अराउंड, 50 से कम में तो नहीं होगा। पर जीके एंड करंट अफेयर में मैं सोच रहा हूँ काफी अच्छी तरीके से डिटेल में कराया जाए,
जहां तक तुम्हें समझना हो चीजों को, इसराइल का इशू है, इंडिया अमेरिका है, इंडिया चाइना है, मैं सोच रहा हूँ वो सब टॉपिक भी इसमें अच्छे से करा दूं एक बार, कि जब पढ़ ही रहे हो तो ठीक से पढ़ लो, क्योंकि इसको पढ़े बिना, बैकग्राउंड पढ़े बिना न्यूज़पेपर वगैरह आपको समझ नहीं आता कभी। करंट अफेयर तब तक नहीं समझ आ सकती मैगजीन या न्यूज़पेपर जब तक बैकग्राउंड ना पता हो। तो 6:30 पे शुरू करेंगे 24 से ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो आरोहण पर जो आपका बैच है, जनरल साइंस की बात हो गई, जीके करंट अफेयर की बात हो गई, आईपी का टॉपिक कल खत्म। अब आपका बचेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश के उसमें 26 आवर्स के आसपास 13 लेक्चर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसी वीक में जल्दी ही 2-3 लेक्चर जो कराने हैं, और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि क्वेश्चन ज्यादा करा दें। 2-3 लेक्चर भी जो हम ऐड कराएंगे उसमें क्वेश्चन ज्यादा करा दें। इंग्लिश भी आपका एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट होने वाला है। इंग्लिश के अलावा बाकी क्या बचा आपका, खाली फिर ये बचा जीके एंड का, ये सॉरी रीजनिंग एप्टी। तो रीजनिंग एप्टी वीक में 3 डेज चल रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन क्लास होती है रीजनिंग एप्टी वाली। अभी एप्टी चल रहा है उसमें क्वांट, अभी इसमें क्वांट चल रहा है आपका। क्वांट के भी 11-12 लेक्चर हो चुके हैं, कई बच्चे तो लाइव उसमें ऑलरेडी कर भी रहे हैं क्लास। 8:30 PM चलता है ये, 8:30 PM चलता है, क्वांट चल रहा है। क्वांट खत्म होते ही रीजनिंग शुरू हो जाएगा। वीक में 3 डेज चलता है ये। 20 अगस्त मैक्सिमम 25 मान रहा हूं मैं, पर 20 को ही कंप्लीट कर देंगे। 20 अगस्त तक आपकी टेस्ट सीरीज और आपका बैच पूरा हो कंप्लीट। और जो फोल्डर आपका बना दिया है उसमें सारे लेक्चर अवेलेबल कर दिए। सब लेक्चर लाइव तो चल ही रहा है, लाइव के बाद 1 आवर के बाद रिकॉर्डिंग में आ जाता है। रिकॉर्डिंग कितनी मर्जी बार देख सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी मैंने 1 ईयर कर रखी है, लेक्चर डाउनलोड भी कर सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर कर रखी है, क्योंकि जीके करंट अफेयर फिर किसी एग्जाम में आ जाएगा, जनरल साइंस फिर किसी एग्जाम में आएगा, एप्टी रीजनिंग फिर आएगा। तो वो कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर कर रखी है, ताकि अगले एग्जाम के लिए भी हेल्प कर जाए। इन्वायरमेंट के भी लेक्चर सारे फोल्डर में डाल दिए हैं। इन्वायरमेंट पेटेंट वाले के लिए अगर तुम्हें टाइम बचे तो बिल्कुल लास्ट में करना, नहीं भी बचे तो मैं कोशिश करूंगा जीके करंट में कुछ ना कुछ करा दूं। इन्वायरमेंट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर पेटेंट वाले के लिए करना हो, फोल्डर में अपडेट कर दिया है मैंने। पेटेंट वाले में करना तो बिल्कुल अंतिम करना, उससे पहले बाकी जीके करंट अफेयर, जनरल साइंस, एप्टी रीजनिंग, इंग्लिश, आईपी, इनको पहले निपटाओ। ठीक है, अब आता है वाइपो एडमिनिस्ट्रेड ट्रीटी। अब कई सारी ट्रीटी हैं, 10-15 ट्रीटी हैं। वाइपो एडमिनिस्ट्रेड ट्रीटी 10-15 ट्रीटी हैं। आपको इसमें क्या पढ़ना है, 2-2 लाइन मैंने सब में ऐड कर दिए हैं, पर आपको इसमें पढ़ना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन है किस कन्वेंशन में इंडिया है। तो इंडिया एंड वाइपो शुरू में पढ़ाया था। 99 से पहले इंडिया 6 ट्रीटी का पार्ट था, और 2019 में 3 और हो गए, 9 ट्रीटी में इंडिया जुड़ा हुआ है। टोटल वाइपो वाली ट्रीटी कौन कौन सी हैं और इंडिया किस में है, इंडिया किन में है, वो शुरू में ही इंडिया एंड वाइपो बताया था, वहां लिखा चुका हूं। ठीक है, अब आपको याद रखना है इंडिया किन में है, एक तो ये क्वेश्चन है, तो वो शुरू में इंडिया एंड वाइपो टॉपिक में बता दिया। अगला क्वेश्चन है कौन सी ट्रीटी का ईयर क्या है, और वो डायरेक्टली किससे संबंधित है, बस ये क्वेश्चन है। अंदर का कुछ ना याद रहे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख मैंने इसलिए दिया है कि अपने आप से पीडीएफ कभी भी पढ़ोगे या इंटरव्यू देने जाओगे तो एक एक 2-2 लाइन देख सको। नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कन्वेंशन का नाम, इंडिया पार्ट है कि नहीं, और ये किस चीज के बारे में है और किस ईयर में साइन हुई, बस। मतलब ये हेडिंग, ये है प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। क्वेश्चन आएगा बर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू, बर्न स्विट्जरलैंड में जगह का नाम है बर्न, तो बर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू डील्स विद, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो बर्न कन्वेंशन 1886 में साइन हुआ, किसके बारे में है, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, मतलब आज के टाइम में कॉपीराइट का इशू। आज के कंटेक्स्ट में बात करोगे तो कॉपीराइट का इशू, खत्म हो गई बात। बर्न कन्वेंशन, ये आपके सिलेबस में एज इट इज लिखा है, वाइपो रिलेटेड ट्रीटीज। बर्न कन्वेंशन 1886 में साइन हुआ।
देखो, तो बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, द बर्न कन्वेंशन adopted in 1886 year 1886 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क, हेडिंग में लिखा हुआ है, एंड द राइट ऑफ देयर ऑथर, मतलब कॉपीराइट रिलेटेड इशू। इट प्रोवाइड क्रिएटर सच एज ऑथर, ये कवर करता है ऑथर को, म्यूजिशियन को, पोएट को, पेंटर को, इन सबको कवर करता है कि उनका जो वर्क है उसका अधिकार उन्हीं को रहे, कोई उनके काम को कॉपी ना कर पाए, उनके जो काम का जो उन्होंने वर्क किया है उसका राइट उन्हीं के पास हो, उनको अपने वर्क को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्या टर्म्स होंगी, वो खुद डिसाइड करें। तो द बर्न कन्वेंशन एडॉप्टेड इन 1886 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क एंड द राइट ऑफ देयर ऑथर। इट प्रोवाइड क्रिएटर, ऑथर, म्यूजिशियन, पोएट, पेंटर एक्सेट्रा विद द मीन्स टू कंट्रोल, तीन चीजें, हाउ देयर वर्क्स आर यूज्ड, उनका वर्क किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किसके द्वारा इस्तेमाल हो रहा है, और किस टर्म्स पर इस्तेमाल हो रहा है। यही तीन सिद्धांत पर आधारित है। ये बर्न कन्वेंशन इन तीन प्रिंसिपल पर आधारित है कि वर्क कैसे यूज हो रहा है, उनका कौन यूज कर रहा है, और क्या टर्म्स हैं, किस टर्म पर यूज कर रहा है। अब फिर से पढ़ो, बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क 1886 में अडॉप्ट किया गया, वाइपो कन्वेंशन है। ये क्रिएटर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑथर, म्यूजिशियन, पोएट, पेंटर, विद द मीन्स टू कंट्रोल हाउ देयर वर्क आर यूज्ड, बाय whom एंड ऑन व्हाट टर्म्स। इट इज बेस्ड ऑन थ्री बेसिक प्रिंसिपल, ये तीनों, एंड कंटेन अ सीरीज ऑफ प्रोविजन डिटरमाइनिंग द मिनिमम प्रोटेक्शन टू बी ग्रांटेड एज वेल एज स्पेशल प्रोविजन अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज दैट वांट टू मेक यूज ऑफ देम। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट का जो मुद्दा है, उनको क्या प्रोटेक्शन दी जाए। उस समय हालांकि कॉपीराइट की बात तो नहीं, पर इसको यह नाम दिया गया था, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। उस समय कॉपीराइट वर्ड तो नहीं, पर इनको लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के नाम से बोला गया था। आज के कंटेक्स्ट में कॉपीराइट वाला मुद्दा। अगली है पेरिस कन्वेंशन। सीधे सीधे देखना है किसके बारे में है, ये किससे संबंधित, पेटेंट के बारे में है कि ट्रेडमार्क के बारे में है, इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में। पेरिस कन्वेंशन 1883 में एडॉप्ट हुआ और किसके बारे में है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन के अलावा इन्वेंशन और मार्क्स वगैरह को भी कवर कर रहा है ये। तो ये और भी चीजों को शामिल कर रखा है, जीआई को भी देखो लिख रखा है। तो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और एक कॉपीराइट का मुद्दा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के स्कोप की हमने बात की थी, उसको दो पार्ट में हमने बांटा था, एक है इंडस्ट्री रिलेटेड और एक है कॉपीराइट का मुद्दा। इंडस्ट्री रिलेटेड एंड कॉपीराइट का मुद्दा, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाले जो इश्यू है वो इसमें कवर हो जाते हैं, ट्रेडमार्क, डिजाइन, जीआई, वो सबको कवर कर रहा है, कॉपीराइट वाला नहीं, इसमें कॉपीराइट वाला नहीं आएगा। द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाज कंक्लूडेड इन 1883 and is one of the pillar of the international intellectual property system. It applies to industrial property in the widest sense. कई सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को ये कवर कर रहा है। आपका इसमें कॉपीराइट छोड़कर बाकी ये सब आ गए, जीआई आ गया। स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सब आ जाते हैं। शुरू में बताया स्टार्टिंग की क्लासेस में, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट दो अलग अलग इशू है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाले जो है पेरिस कन्वेंशन में सब आ जाते हैं, तो आपको ये वर्ड याद रखना है। इसमें पेटेंट, जीआई, ये सब आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो कीवर्ड है पेरिस कन्वेंशन किसके बारे में, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें आपके इनोवेशन, पेटेंट भी आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जीआई टैग भी कवर हो गया। अब आता है हेग एग्रीमेंट। बर्न कहां पर है, स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, हेग है नीदरलैंड में एक जगह, हेग जगह है नीदरलैंड में, जिसका पुराना नाम था हॉलैंड। नीदरलैंड में जगह है हेग, कैपिटल वहां की एम्स्टर्डम है, कैपिटल एम्स्टर्डम है, हेग वहां पर जगह का नाम। हेग एग्रीमेंट किसके बारे में था, सीधे सीधे इंडस्ट्रियल डिजाइन। हेग एग्रीमेंट है इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में। तो हेग एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन 1925 में अडॉप्ट हुआ।
इसका कॉपीराइट से मतलब नहीं, जीआई वगैरह से मतलब नहीं, पेटेंट से मतलब नहीं, स्पेसिफिकली सिर्फ डिजाइन वाले पार्ट से। तो द हेग एग्रीमेंट गवर्न द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। और इसके पहले पेरिस कन्वेंशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में डिजाइन भी आ जाता है, जीआई भी आ जाता है। दोनों बातों में अंतर समझ लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मोटे मोटे तौर पर दो तरह से बांटा है। मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं यहाँ पर, जो हमने शुरू में पढ़ाया था। ये आईपी को दो तरह से बांट दिया है। एक है आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल यूज जहां पर है, और दूसरा कॉपीराइट, आपका लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल वाले में ही आ जाता है पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कन्फ्यूजन का कोई काम ही नहीं है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसके अलावा ट्रेडमार्क्स, ये सब आपके इसी का पार्ट है। और ये कॉपीराइट है। तो पेरिस कन्वेंशन किसके बारे में है? इसके बारे में। पेरिस कन्वेंशन अभी जो देखे हो वो इसके बारे में है। इसीलिए पेरिस कन्वेंशन में आपको ये सारे नाम दिख रहे हैं, इनोवेशन, ट्रेडमार्क, जीआई। पेरिस कन्वेंशन इसको डील करता है। बर्न कन्वेंशन इसके बारे में था। तो दो बहुत पुरानी कन्वेंशन और इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, पेरिस और बर्न, ये है। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मेनली दो कैटेगरी में बांट दिया। पेरिस कन्वेंशन उसको डील करता है, बर्न कन्वेंशन इसको डील करता है। हेग कन्वेंशन अभी जो पढ़े हो वो डिजाइन के लिए, पर्टिकुलर इसके लिए। तो चाहो तो चार्ट बना सकते हो, कौन किसके बारे में एक बार में याद हो जाएगा। चाहो तो आप इसी तरह से चार्ट बना के कौन किसका पार्ट है आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आईपी का मतलब यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये वाले आईपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जितनी चीजें आती हैं उसको मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक कमर्शियल ओरिएंटेशन वाले, इंडस्ट्री रिलेटेड, और एक कॉपीराइट वाला। इंडस्ट्रियल वाले से रिलेटेड पेरिस कन्वेंशन, इससे रिलेटेड बर्न कन्वेंशन, और इंडस्ट्रियल डिजाइन वाले से रिलेटेड है हेग एग्रीमेंट। अब देखें, अब क्लियर हो जाएगी बात सारी। तो पेरिस बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट, पेरिस वाला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, हेग वाला डिजाइन रिलेटेड। हेग वाला है डिजाइन रिलेटेड। नेक्स्ट 2019 में इंडिया 3 ट्रीटी से जुड़ा है। वो तीनों के नाम नाइस एग्रीमेंट, लोकर्नो और वियना। 2019 में इंडिया 3 ट्रीटी का पार्ट बना है, नाइस, लोकर्नो, इसके अलावा वियना। नाइस एग्रीमेंट ये किसके बारे में है? सीधे सीधे देखें, ये किसके बारे में? द नाइस एग्रीमेंट एस्टैब्लिश अ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क। खत्म हो गई बात। सीधे सीधे ट्रेडमार्क रिलेटेड पूरा एक बार रीड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। बट रजिस्ट्रेशन किसका? ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए। ये जो है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए। लोकर्नो एग्रीमेंट, लोकर्नो एग्रीमेंट किसके लिए? इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए। 1968 का है लोकर्नो, इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए। कीवर्ड आपको याद रखना है, लोकर्नो एग्रीमेंट किसको डील करता है? इंडस्ट्रियल डिजाइन के प्रोटेक्शन के लिए। वियना एग्रीमेंट किसको डील करता है? सीधा सीधा क्वेश्चन। वियना एग्रीमेंट इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फिगरेटिव एलिमेंट ऑफ मार्क। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल, फिगरेटिव एलिमेंट ऑफ मार्क, यही वर्ड यूज करेगा इसमें, यही वर्ड यूज करेगा, फिगरेटिव एलिमेंट ऑफ मार्क, यही वर्ड याद रखो, फिगरेटिव एलिमेंट ऑफ मार्क 1973 का है। तो ये 3 एग्रीमेंट का इंडिया 2019 में पार्ट बना है। और कौन सी ट्रीटी है? वाइपो की अपनी कॉपीराइट ट्रीटी 96 की, वाइपो का अपना कॉपीराइट ट्रीटी। द वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी इज अ स्पेशल एग्रीमेंट अंडर द बर्न कन्वेंशन। अब इसमें अंदर रीड करना है। द वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी ये बर्न कन्वेंशन का ही पार्ट है। बर्न कन्वेंशन में कॉपीराइट वर्ड नहीं लिखा था, वहां लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क लिख के छोड़ दिया था।
तो वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी 1996 में अडॉप्ट हुई। ये स्पेशल एग्रीमेंट है अंडर द बर्न कन्वेंशन विच डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क एंड द राइट ऑफ देयर ऑथर in the digital environment. In addition to the right recognized by the Berne Convention, they are granted certain economic rights. The treaty also deals with two subject matter, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर वगैरह जो आपका हो जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह का भी कॉपीराइट होता है, और दूसरा डाटाबेस कंपाइलेशन वगैरह ये भी आ जाएगा। ये सब भी कॉपीराइट के दायरे में आते हैं। तो ये वाला तो पढ़ना है डिटेल में, अंदर भी पढ़ना है इसको। ये वाली जो ट्रीटी है इसको अंदर भी पढ़ना है कि वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस चीज पर अप्लाई होती है। द वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी इज अ स्पेशल एग्रीमेंट अंडर द बर्न कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ वर्क एंड द राइट डिजिटल एनवायरनमेंट। इसके कंप्यूटर प्रोग्राम की बात भी कर रहा है और डाटाबेस वगैरह की बात भी कर रहा है। कीवर्ड सारे याद रखने हैं इसमें। अगर टफ क्वेश्चन बना दे या इंटरव्यू में पूछ बैठे कि कॉपीराइट में WCT वाला किसके बारे में बात कर रहा है, कैसा कॉपीराइट, कंप्यूटर वर्ड भी आ जाएगा उसमें। मैड्रिड एग्रीमेंट एंड मैड्रिड प्रोटोकॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बर्न कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वाला ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैड्रिड जगह है स्पेन में साइन हुआ था ये। मैड्रिड जगह है स्पेन, यहां पर है। द मैड्रिड सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स, इसके बारे में इज गवर्न्ड बाय टू ट्रीटी, दो ट्रीटी है इसके अंदर। एक का नाम मैड्रिड एग्रीमेंट, एक मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स से रिलेटेड है, और प्रोटोकॉल फिर इसमें ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स मैड्रिड प्रोटोकॉल। दो वर्ड आते हैं इसमें, मैड्रिड एग्रीमेंट, मैड्रिड प्रोटोकॉल। ये कोई भी वर्ड आ जाए, मार्क्स वर्ड याद रखो। द मैड्रिड सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स इज गवर्न्ड बाय टू ट्रीटी, the Madrid Agreement concerning the international registration of marks and the protocol related to Madrid Agreement concerning the international registration of marks, Madrid Protocol। सीधे कीवर्ड याद रखना है, ये वाला। दो ट्रीटी है इसके अंदर, मैड्रिड एग्रीमेंट, मैड्रिड प्रोटोकॉल, रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स संबंधित। फिर आगे लिख रखा है मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 में आया, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989 में आया। In order to introduce certain new feature into the Madrid system, these address the difficulty that prevents certain country from adhering to Madrid agreement। कुछ नहीं, बस वही कीवर्ड याद रखो, बाकी ये सब बकवास। ईयर दोनों यहाँ लिख दिए हैं, ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। इसको थोड़ी रट सकते हो, तो कहानी बता रहा है, उसको रटना थोड़ी है। मैड्रिड सिस्टम, मैड्रिड प्रोटोकॉल किसको डील करते हैं, किस साल के हैं, इंडिया पार्ट है कि नहीं, खत्म बात। मैड्रिड एग्रीमेंट फॉर द रिप्रेशन ऑफ फॉल्स और डिसेप्टिव इंडिकेशन ऑफ सोर्स ऑन गुड्स। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देना। रिप्रेशन ऑफ फॉल्स, गलत मार्क या धोखा देना। तो इसके लिए नियम कायदे। अकॉर्डिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट, ऑल गुड्स बियरिंग ए फॉल्स और डिसेप्टिव इंडिकेशन ऑफ सोर्स by which one of the contracting states or a place situated there is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin must be seized। इन पे रोक लगाई जाए, इंपोर्ट वगैरह अलाउड ना हो इनका, इन पे रोक लगाई जाए। और सच इंपोर्टेशन मस्ट बी प्रोहिबिटेड। और अदर एक्शन एंड सेक्शन, मतलब ये लीगल कार्रवाई की बात कर रहा है। मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 वाला जो बात कह रहा है, कोई फॉल्स, गलत कोई गुड्स या कोई धोखाधड़ी के इरादे से कुछ काम किया जा रहा हो, गलत मार्किंग करके बेचा जा रहा हो, तो उसको तुरंत सीज कर लिया जाए, प्रोहिबिट कर दिया जाए, उसको किसी प्रकार के इंपोर्ट पे रोक होनी चाहिए। ये इसके बारे में है। सोर्स ऑन गुड, ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये कीवर्ड है, सोर्स ऑन गुड। और फॉल्स और डिसेप्टिव तरीके, धोखाधड़ी के इरादे से काम अगर हो रहा है तो इसको सीज कर लिया जाए, रोक लगा दी जाए। कीवर्ड ध्यान रखना है, ऐसी चीजों को रोकना। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट कहाँ, हंगरी। बुडापेस्ट है हंगरी। ये ट्रीटी क्या कहती है, 1977 की ट्रीटी है। डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल अलग टाइप का दिख रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट प्रोसीजर। तो बुडापेस्ट ट्रीटी कंसर्न ए स्पेसिफिक टॉपिक इन द इंटरनेशनल पेटेंट प्रोसेस। पेटेंट प्रोसेस वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म संबंधित, मतलब वैक्सीन संबंधित जो मुद्दा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड पेटेंट प्रोसेस को कवर करती है बुडापेस्ट ट्रीटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड मेडिकल साइंस में, वैक्सीन वगैरह में जो इस्तेमाल हो रहा है,
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म संबंधित पेटेंट रिलेटेड है बुडापेस्ट ट्रीटी। सारे पेटेंट नहीं, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इनोवेशन नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म संबंधित पेटेंट वगैरह से रिलेटेड है बुडापेस्ट ट्रीटी। स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड याद रखना है। तो अभी तक जितने भी नाम देखे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कहीं से पहले आया नहीं, तो बुडापेस्ट ट्रीटी को याद करने में बस याद रखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड पेटेंट प्रोसेस, खत्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड पेटेंट प्रोसेस, यही कीवर्ड है, इससे अंतर आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन बने ये वर्ड तो यूज करेगा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बुडापेस्ट हंगरी में है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड पेटेंट के लिए कहां पे है? बुडापेस्ट, हंगरी। नैरोबी ट्रीटी, नैरोबी कैपिटल ऑफ केन्या, प्रोटेक्शन ऑफ द ओलंपिक सिंबल। नैरोबी ट्रीटी, नैरोबी है केन्या में। ऑल स्टेट पार्टी टू नैरोबी ट्रीटी आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द ओलंपिक सिंबल। ओलंपिक सिंबल में आप देखोगे 5 रिंग बनी होती हैं जो 5 कॉन्टिनेंट को बताती हैं। ओलंपिक के सिंबल में 5 रिंग दिखती हैं आपको, 5 रिंग बनी होती हैं ऐसे इंटरकनेक्टेड, ऐसे करके 5 रिंग बनी होंगी ओलंपिक सिंबल में। तो 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को बताती हैं। 5 इंटरलेस्ड रिंग अगेंस्ट यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। इस सिंबल को आप कमर्शियल पर्पस में इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना ओलंपिक कमेटी से बात किए। ओलंपिक का जो चिन्ह है, ओलंपिक का जो निशान है, ये 5 रिंग वाला, उसको मार्क के तौर पर गुड्स या एड वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना इस कंपनी कमेटी के अप्रूवल के। तो जो भी कंट्री है सबके ऊपर ये बाउंडेशन है, ऑब्लिगेशन है नैरोबी ट्रीटी के तहत। तो नैरोबी ट्रीटी कहता है कि ओलंपिक का जो सिंबल है, 5 रिंग अलग अलग कलर से दिखाई गई हैं, 5 कॉन्टिनेंट को बताती हैं। तो नैरोबी ट्रीटी कहता है कि ये हर कंट्री पे ऑब्लिगेशन है कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानकारी के बिना इस सिंबल का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट में, गुड्स में या किसी मार्क वगैरह में नहीं कर सकते। एग्जैक्ट सिंबल मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। ओलंपिक 5 रिंग्स, तो ओलंपिक का निशान जो है वो बिना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के परमिशन के बिना कोई कंट्री कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये ओलंपिक का सिंबल है। ये 5 रिंग जो है 5 कॉन्टिनेंट को बता रही है। ये ब्लैक कलर इसमें दिख नहीं रहा आपको, रुको इसको व्हाइट बैकग्राउंड पे दिखा देते हैं। ये है, ये 5 रिंग। ये जो 5 रिंग है बिना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अप्रूवल के आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नैरोबी ट्रीटी इस बात पे रोक लगाता है कि आप ऐसा को इस्तेमाल करो, इसका अप्रूवल लेके कर सकते हैं। और 5 रिंग क्या बताती हैं? 5 कॉन्टिनेंट को। इसके बाद है रोम कन्वेंशन। रोम इटली की कैपिटल, इटली की कैपिटल। तो जो आपके ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, कोई मूवी के राइट आपके पास है, कोई सीरियल आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, कोई प्रोग्राम आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, फोनोग्राम और ब्रॉडकास्टिंग संबंधित है रोम कन्वेंशन। रोम कन्वेंशन, द रोम कन्वेंशन सिक्योर प्रोटेक्शन इन परफॉर्मेंस फॉर परफॉर्मर। कोई आपका ड्रामा है तो वो भी आपका राइट है, आप ही उसको प्ले कर सकते हो या किसी को अधिकार दे सकते हो। आपके अप्रूवल के बिना कोई नहीं करेगा उसको यूज। तो फोनोग्राम और ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड है रोम कन्वेंशन। द रोम कन्वेंशन सिक्योर प्रोटेक्शन इन परफॉर्मेंस फॉर परफॉर्मर, जैसे कोई ड्रामा, इन फोनोग्राम फॉर प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम एंड ब्रॉडकास्ट फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। वाइपो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस।
इन संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है ये। तो फोनोग्राम एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्ड याद रखना है केवल। अगली कन्वेंशन पेटेंट लॉ ट्रीटी, नाम में ही लिखा हुआ है, इसमें केवल एक क्वेश्चन है, कब साइन हुआ, कब बना, 2000। पेटेंट लॉ ट्रीटी के नाम में ही पेटेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसमें ईयर याद रखना है और इंडिया है कि नहीं, बस ये क्वेश्चन है। इसमें केवल क्वेश्चन बनेगा इंडिया है कि नहीं और ईयर कब का है। द पेटेंट लॉ ट्रीटी वाज एडॉप्टेड इन 2000 with the aim of harmonizing and streamlining formal procedure with respect to national and regional patent application। तो पेटेंट संबंधित इसमें खाली ईयर इंपॉर्टेंट है और इंडिया है कि नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, यही क्वेश्चन है, खाली ईयर याद रखो। ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी 1994, अगला क्वेश्चन इंडिया है कि नहीं, खत्म बात। एक है स्ट्रॉसबर्ग एग्रीमेंट, स्ट्रॉसबर्ग कहां, फ्रांस। स्ट्रॉसबर्ग एग्रीमेंट, द स्ट्रॉसबर्ग एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन। ये मिलते जुलते नाम भी जो है ना, ये कई जगह है। स्ट्रॉसबर्ग फ्रांस, एक है स्ट्रॉड्सबर्ग, एक है इसमें डी आता है, वो अमेरिका में है। स्ट्रॉसबर्ग फ्रांस, एक स्ट्रॉड्सबर्ग करके है, वो पेंसिल्वेनिया यूएस में है। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, कीवर्ड है पेटेंट रिलेटेड, पेटेंट रिलेटेड, पेटेंट, स्ट्रॉसबर्ग फ्रांस। लिस्बन एग्रीमेंट, लिस्बन कहां, पोर्चुगल की कैपिटल, पुर्तगाल। लिस्बन, पोर्चुगल। लिस्बन एग्रीमेंट किसके बारे में, अपीलेशन ऑफ ओरिजिन एंड देयर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन, जोग्राफिकल नेम ऑफ अ कंट्री, रीजन, लोकेलिटी, जीआई टैग रिलेटेड हो गया ना। द लिस्बन एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अपीलेशन ऑफ ओरिजिन एंड देयर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। क्या एम है, जोग्राफिकल नेम ऑफ अ कंट्री, रीजन, लोकेलिटी टू डेजिग्नेट अ प्रोडक्ट द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच आर ड्यू एक्सक्लूसिवली, मतलब जीआई टैग। लिस्बन एग्रीमेंट का क्वेश्चन आए, सीधे जोग्राफिकल इंडिकेशन पे ध्यान दो। लिस्बन एग्रीमेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये ध्यान देना है। चलो सारे कंप्लीट। एक आपका है वॉशिंगटन ट्रीटी, वॉशिंगटन ट्रीटी इंटीग्रेटेड सर्किट रिलेटेड, चिप के बारे में जो बताया था मैंने, सेमीकंडक्टर आईसी जो होती हैं उसके बारे में वॉशिंगटन ट्रीटी, सेमीकंडक्टर आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड वॉशिंगटन ट्रीटी। और लास्ट में एक ट्रीटी फोनोग्राम के बारे में और लिखी है, पढ़ो या नहीं पढ़ो फर्क नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ध्यान रखो। ये भी ऐड कर दिया है मैंने, वाइपो का ही है ये वाला, भले नहीं पूछेगा चाहे ना भी पढ़ो उस लास्ट वाले को, वॉशिंगटन ट्रीटी सेमीकंडक्टर आईसी के बारे में। तो आप इनमें सिंपल ये भी कर सकते हैं, ट्रीटी के नाम लिख लो, ईयर लिख लो और कीवर्ड किसके बारे में है, खत्म। 7-8 लाइन में खत्म हो जाएगी पूरी बात। वाइपो की ट्रीटी के नाम जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, सामने ईयर लिख दिया और उसके सामने लिख दिया कौन किससे संबंधित है, मैचिंग में बन गया पॉइंट। इतना अगर एक पेज नहीं पढ़ना तो एक 8 लाइन में खत्म हो जाएगी पूरी बात। अब कल फिर हम बात करेंगे आईपी राइट्स इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इंडिया में क्या नियम है, इस पर कल बात होगी। ठीक है, चलो क्लास आज इतना ही रखते हैं, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पीडीएफ भी आपको कल मैं दे दूंगा ये, तो फाइनल जो पीडीएफ कल आ जाएगी उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।